नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा उपन्यास के 9वें और 10वें परिच्छेद में विवाह की जो अवधारणा है भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उपन्यास में सामंती परिवेश, संस्कृति, रीति रिवाज और संस्कार के दर्शन हमें इसके 9वें परिच्छेद में होते हैं। उपन्यासकार ने मध्यकालीन परिवेश के अनुकूल महिलाओं का चरित्र भी बहुत सुंदरता से इसमें उभारा है। वर की तलाश करते समय सामंत मृत्युंजय में एक पिता की चिंता सामने आती है। वयोवृद्ध सामंत मृत्युंजय की एक ही पुत्री है, यशोधरा। वह उच्च कोटि की सुंदरी, लज्जा और शांति की प्रतिमूर्ति है। मृत्युंजय बेटी के लिए उपयुक्त वर की तलाश में हैं। वे बीजगुप्त को पसंद करते हैं, इसके बावजूद कि वह चित्रलेखा के साथ घोषित रूप से रह रहा होता है। यशोधरा की वर्षगांठ के दिन बीजगुप्त चित्रलेखा सहित बुलाए जाते हैं। चित्रलेखा उच्च कुलों में नर्तकी के रूप में जाने की अभ्यस्त रही होती है। वह मृत्युंजय के यहाँ जाने को लेकर असमंजस में है। बीजगुप्त के आश्वासन पर वह तैयार होती है। चित्रलेखा यशोधरा के साथ स्त्रियों में जाकर बैठती है। बीजगुप्त बाणेश्वरी में आलाप भरते हैं। यशोधरा वीणा लेकर गाती है। चित्रलेखा उसे कल्याण राग में गाने के लिए कहती है। मृत्युंजय वीणा और बीजगुप्त मृदंग संभालते हैं। चित्रलेखा नृत्य प्रस्तुत करती है। इसी बीच योगी कुमारगिरी के आ जाने से, नृत्य बीच में रोक दिए जाने से चित्रलेखा कलाकार का अपमान मानती है। योगी को अभिवादन कर मृत्युंजय से जाने की अनुमति लेती है। तब योगी बोलता है कि क्या मेरी उपस्थिति अरुचिकर है नृत्य की? नहीं। चित्रलेखा कहती है, मेरे जाने का कारण अन्य है। इस पर योगी कहता है, पर तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना। तो फिर चित्रलेखा कहती है, तो फिर नहीं जाऊंगी, और वह पुनः नृत्य करने से मना कर देती है, पर यशोधरा के अनुरोध पर तैयार होती है। योगी पहले यशोधरा को और फिर चित्रलेखा को देखते हैं। दोनों में तुलना करते हैं। दोनों उच्च कोटि की सुंदरियां हैं। एक में मादकता है तो दूसरी में शांति है। चित्रलेखा में जीवन की हलचल है तो यशोधरा में मृत्यु जैसी शांति है। अनुराग की सजीवता विराग की अकर्मण्यता पर विजय पा रही है। यशोधरा और बीजगुप्त के परिचय लेने के दौरान ही चित्रलेखा उन दोनों की घनिष्ठता की कामना करती है। और श्वेतांग के बारे में जब वो बीजगुप्त से पूछती है यशोधरा, तो बीजगुप्त जवाब देते हैं कि यह मेरा सेवक और साथ ही छोटा भाई है। तो ऐसा परिचय पाकर यशोधरा चौंकती है और उसे तब और भी अधिक आश्चर्य होता है जब उसे यह पता चलता है कि श्वेतांग बीजगुप्त के यहाँ पाप की खोज करने के लिए रखा गया होता है। यशोधरा श्वेतांग से पूछती है, क्या इनका घर पाप का पता लगाने का उपयुक्त स्थान है? यह सुनकर बीजगुप्त उसके भोलेपन पर हंसते हैं। तो यशोधरा श्वेतांग और बीजगुप्त को देखती है। मृत्युंजय के घर में भोज में आए हुए अनावश्यक मेहमानों के चले जाने के बाद जो मेहमान वहाँ अब रोक लिए गए हैं, जिनमें योगी, चित्रलेखा, बीजगुप्त, श्वेतांग, विशालदेव, उनके मृत्युंजय उनके साथ अपनी पुत्री यशोधरा की चर्चा करते हैं। मृत्युंजय अपनी बेटी के विवाह के लिए बीजगुप्त का हाथ मांगते हैं और इस 10वें परिच्छेद में विवाह के शास्त्र सम्मत स्वरूप पर चर्चा होती है। विवाह में प्रेम के स्वरूप और उसका अंतर आप इस परिच्छेद में बहुत खूबसूरती से उभर कर आया है।
उपन्यासकार ने विवाह की जो अवधारणा है, विवाह की जो परिभाषा है, विवाह और प्रेम में जो अंतर है, उसको बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यायित किया है। बीजगुप्त स्वयं विवाहित होने की घोषणा करता है, क्योंकि वो चित्रलेखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका है। चित्रलेखा से संबंध होने पर भी वह समाज के अनुसार विवाहित नहीं कहा जा सकता, और ऐसा ही विचार मृत्युंजय और कुमारगिरी योगी का भी है। यहाँ तक कि चित्रलेखा भी इस विषय में ऐसा ही सोचती है। चित्रलेखा बीजगुप्त को यशोधरा के लिए उपयुक्त वर मानती है, और इसके लिए वह अपने प्रेम का त्याग करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद कि ऐसा करना उसके लिए बेहद कठिन है, बीजगुप्त शादी से मना कर देता है। उसके शास्त्रानुसार विवाहित नहीं होने पर कुमारगिरी योगी प्रश्न करता है, युवा, क्या शास्त्र अविहित भी विवाह होते हैं? यह सुनकर बीजगुप्त चित्रलेखा की तरफ देखता है और कहता है, स्त्री पुरुष संबंध के चिरस्थायी संबंध को ही विवाह कहते हैं। योगी बीजगुप्त के अर्ध सत्य पर सवाल उठाते हैं, तो बीजगुप्त प्रश्न करता है कि अर्ध सत्य जैसा कुछ नहीं होता, या तो सत्य होता है या असत्य। बीजगुप्त कहता है कि लोक की दृष्टि से, यानी संसार की दृष्टि से मैं अविवाहित हूँ, पर वास्तव में मन से मैं विवाहित हूँ। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पारिग्रहण मैंने शास्त्र के अनुसार नहीं किया है और समाज के नियमानुसार कर भी नहीं सकता हूँ, फिर भी मेरा और चित्रलेखा का संबंध पति और पत्नी जैसा है। मैं प्रेम में विश्वास करता हूँ, और ऐसी स्थिति में अब मेरा विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। मृत्युंजय इसके बावजूद उन्हें लोक के अनुसार, यानी संसार के अनुसार अविवाहित मानते हैं। वे कहते हैं कि विवाह को संतानोत्पत्ति के लिए माना जाता है। चित्रलेखा से उत्पन्न संतान बीजगुप्त की संतान ना हो सकेगी, ना ही उत्तराधिकारी ही। बेशक इस विषय पर बीजगुप्त ने विचार नहीं किया होता है। सामंत मृत्युंजय चित्रलेखा की तरफ मुड़ते हैं। वह अपने आप को समाज से अलग मानती है। वह बीजगुप्त का भला करने के लिए तत्पर है। इसके लिए उसे बड़ा त्याग करना होगा। उसके त्याग कहने पर योगी हंसता है और याद दिलाता है कि वह उन्हें पूर्व में वैराग्य के लिए कह चुकी है। इस पर बीजगुप्त कहता है कि अगर आप एक को विराग का उपदेश देते हैं तो मुझे क्यों बंधन में बंधने की बात करते हैं। योगी उसे समाज के नियमों के विरुद्ध कहता है। चित्रलेखा योगी के सामने चुनौती रखती है कि यदि वे दीक्षा देने के लिए तैयार हों तो वो इसी वक्त दीक्षित होने के लिए तैयार है। योगी चित्रलेखा को दीक्षा देना असंभव बताता है। इस पर चित्रलेखा कहती है कि तुम्हारे लिए विराग चाहे कितना सरल हो, पर मेरे लिए कठिन है। वह अभी अनुराग के क्षेत्र में है और उसके लिए यही पवित्र है। बात बनी और बिगड़ गई। मृत्युंजय ने इसका अनुभव किया। बात बिगड़ी और बन गई। बीजगुप्त ने इसका अनुभव किया। योगी चित्रलेखा को जानता था और चित्रलेखा योगी को। श्वेतांग और विशालदेव दोनों ही इस गूढ़ रहस्य को समझ रहे होते हैं। सामंत मृत्युंजय चित्रलेखा की बात को मानते हैं कि प्रेम अपवित्र नहीं हो सकता। अगर उसका प्रेमी ठीक मार्ग पर ना हो तो उसे मार्ग पर लाने का कार्य भी प्रेमिका का ही होता है। ये प्रेमिका का दायित्व है। प्रेम में त्याग करना आवश्यक है। बीजगुप्त उसके और चित्रलेखा के संबंध को अमर कहता है। चित्रलेखा उनकी कन्या के लिए बीजगुप्त को अच्छा वर बताती है। सामंत मृत्युंजय कहते हैं कि बीजगुप्त संभवतः चित्रलेखा से
पूरी तरह प्रभावित है, अतः अब बीजगुप्त को छोड़ देना चाहिए। और कहते हैं कि चित्रलेखा के लिए ऐसा करने से उसके मन को आघात लगेगा। यदि मैं बीजगुप्त पर बहुत दबाव बनाता हूँ तो हो सकता है चित्रलेखा के मन को आघात पहुँचे। कुमारगिरी योगी को यह बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि चित्रलेखा को आघात पहुँचेगा नहीं। वो कहते हैं कि बीजगुप्त और का संबंध चित्रलेखा से टूटना ही उचित है। और वो जाते जाते सामंत से कहते हैं कि बीजगुप्त से अच्छा वर उनको अपनी पुत्री यशोधरा के लिए नहीं मिलेगा। इस प्रकार बच्चों, आज इन दोनों परिच्छेद में हमने सामंती परिवेश की स्त्रियों का रहन सहन, उनका आचार व्यवहार, उनका बातचीत करने की कला, विवाह और प्रेम संबंधी मध्यकालीन जो अवधारणाएं हैं उससे हम भली भांति परिचित होते हैं। इसके अगले क्रम में